हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल सुलम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत की भूगोल की अगली भारत में जल संसाधन के ऊपर इसमें बात करने वाले हैं। यह अध्याय जितना सुनने में आसान लगता है, रियल में वैसा है नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं या हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उन सारी समस्याओं को हम इस एक वीडियो में सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आई होप कि आप इंजॉय करते हुए इसको पढ़ेंगे और इसे लंबे समय तक याद रखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी समय गंवाए, बिना किसी लाल लपेट के हम मूल मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं कि भारत में जल संसाधन पर हम इसमें बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत में जल संसाधन पर बात करने से पहले हम वैश्विक स्तर पर, विश्व लेवल पर जल को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम भारत के संदर्भ में इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम मुख्य टॉपिक या मूल बातें पर हम चर्चा करेंगे। जब आप मेंस में या पीसीएस लेवल पर अगर आप मेंस की परीक्षा दे रहे हो और उसमें यदि आपसे जल संसाधन पर प्रश्न पूछा गया है, तो अगर आपको मूल बातें याद रहेगी तो आप उनका व्याख्यात्मक उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उन सारे टॉपिक को हम जितना जल्दी और जितना कम समय में कवर करने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जल संसाधन को या फिर जल को वैश्विक स्तर पर समझ लेते हैं कि इनकी क्या स्थिति है विश्व लेवल पर या इस पृथ्वी पर। तो आइए देखते हैं। पहली बात तो हम पृथ्वी को देखते हैं। तो पृथ्वी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। आराम से आप समझ गए होंगे। एक भाग है जल और दूसरा भाग है थल। थल जिसे आप भूमि के नाम से जानते हैं, जल आप समझ रहे हैं। अगर आप इसको परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जल है, वहीं संपूर्ण पृथ्वी पर 29% थल। कोई दिक्कत नहीं। अगर पृथ्वी को आप 100% देते हैं, उसमें 71% जल और 29% थल हो गया। कई बार आपको ऑप्शन में इस तरह देखने के लिए मिल जाएगा कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल है, वहीं 1/3 भाग थल है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद हो जाएगा। अब चूंकि थल पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जल संसाधन पे बात करने वाले हैं। थल को जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से बात करेंगे। भारत के संदर्भ में अभी तक हमको लगता है कि अधिकांश वीडियो भारत के थल पर ही बना है। उस पर कई अध्याय और कई टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए हम मुख्य चीजें जो हम जल पर बात करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया कि संपूर्ण पृथ्वी पर 2/3 हिस्सा जल है और वहीं 1/3 हिस्सा थल है। परसेंटेज में अगर पूछे तो 71% जल है और 29% थल है। जल को दोस्तों पृथ्वी पर हम देखते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे भी हम दो रूपों में पाते हैं। जब हम अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी पर जल दो रूपों में है, और वो दो रूप कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। एक है खारा जल, एक तरफ माना जाता है, और दूसरा क्या माना जाता है, मीठा जल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है उसको दो रूपों में हम देखते हैं, एक खारा जल और दूसरा देखते हैं हम मीठा जल के रूप में। अब आपसे अगर पूछ दें कि खारा जल कहाँ है और मीठा जल कहाँ है, अगर इसमें अंतर करना हो तो सिंपल सा है। खारा जल जिसमें नमक पाया जाता है या जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होता है, या और मीठा जल उसे कहते हैं जिसमें आमतौर से जिस जल को हम पीने के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसको मीठा जल या पीने योग्य जल बोल सकते हैं इसको। तो क्लियर है। खारा जल खासकर समुद्र में पाया जाता है, और मीठा जल बाकी जो जलाशय है उसको आप नदी, तालाब, झील, झरना इत्यादि में इसे आप देखते हैं।
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जो जैसे 71% संपूर्ण पृथ्वी पर जल है, तो अब हम देखते हैं पृथ्वी पर जितना जल मौजूद है उसका जो है खारा जल हिस्सा जो है वो 97.5% जल खारे जल के रूप में है, और मीठा जल के रूप में जो है 2.5% जल उपलब्ध है। इससे कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। पृथ्वी पर जितना जल है उसमें 97.5% जल खारे जल के रूप में मौजूद है, और उनमें से सिर्फ 2.5% जल जो है कि मीठा जल या पीने योग्य जल के रूप में मौजूद है। अब इनको याद करने में परेशानी न हो तो आप किसी एक को याद रख लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। खारा जल की मात्रा 97.5% है। 100 में अगर आप 97.5 माइनस करते हैं तो बचता है 2.5%। तो इस तरह याद हो जाता है। हालांकि अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है कि पृथ्वी पर पीने योग्य जल की मात्रा कितनी है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। खारा जल समाप्त हो गया। हम चूंकि जल संसाधन के रूप में बात कर रहे हैं, अब हम खारा जल को यही भूल जाने वाले हैं। इस पर बहुत ज़्यादा जो है कि डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पर बात करेंगे तो खारा जल यानी सागर, महासागर, इस पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ हम आते हैं मीठे जल पर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। हमने देख लिया कि 2.5% जल जो है वो मीठे जल के रूप में, और इसको तो आपको हर हाल में याद रखना ही है कि पृथ्वी पर जो है कि मीठे जल की मात्रा कितनी है। खारा जल को हम यहाँ स्टॉप करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं मीठे जल की तरफ, क्योंकि जल संसाधन पर खासकर इसी मीठे जल पर बात होती है। तो जब हम मीठा जल पर जाते हैं तो मीठा जल को भी हम कई रूपों में बांटते हैं। पहले कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि पृथ्वी पर जो जल है उसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमने देख लिया खारा जल, दूसरा भाग देख लिया हमने मीठा जल। लेकिन आपको अपने ज्ञान को विस्तृत करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, तो उसमें अब आपको इसमें भी रिवीजन करना होगा। हम पाते हैं कि पृथ्वी पर जो मीठा जल है वो मुख्यतः 3 भागों में हमारे सामने आता है। 3 भाग कह दें या 3 रूप कह दें, उस 3 रूप में हमारे सामने आता है। किस किस रूपों में आता है ये मीठा जल? एक हिस्सा एकदम आराम से याद हो जाएगा। एक हिस्सा तो बर्फ के रूप में मौजूद है, दूसरा हिस्सा आप धरातलीय जल बोल सकते हैं, तीसरा हिस्सा आप भौम जल बोल सकते हैं। अब इनको क्लियर कर लेते हैं। बर्फ आप समझ रहे हैं, बर्फ क्या होगा? बर्फ आपको ध्रुवों पर पाया जाता है, ठीक है। और धरातलीय जल में जो जो चीजें हम देखते हैं, ये जो हमने देखा नदी, तालाब, झील, झरना, ये धरातलीय जल के रूप में या जमीन पर जो जल के रूप में है उस पर हम बात करेंगे। भौम जल क्या है? यह है भूमिगत जल। यह है भूमिगत जल, यानी जमीन के अंदर मौजूद जल को हम भौम जल कहते हैं। अब इसमें भी हम देख लेते हैं दोस्तों कि परसेंटेज के रूप में अगर इसे हम देखेंगे तो उसको हम इस तरह पाते हैं दोस्तों। एक देख लीजिए कि बर्फ जो है पृथ्वी पर, पहली बात तो हम देखते हैं कि 2.5% जल पीने योग्य जल है। अब इस तरह इनको बनाइए कि पृथ्वी पर पीने योग्य जितना जल है उसका 75% जल जो है बर्फ के रूप में है, और धरातलीय जल या कहें नदी, तालाब, झरना, झील इत्यादि के रूप में 2.5% जल मौजूद है, और शेष बच जाता है 22.5% जल, वो होता है भौम जल के रूप में। फिर से क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी पर जितना मीठा जल उपलब्ध है उसमें कितना उपलब्ध है? संपूर्ण जल का 2.5% जल पीने योग्य जल के रूप में उपलब्ध है। अब 2.5% जल पूरी तरह हमारे लिए पीने योग्य नहीं रह गया है, क्योंकि उसको भी हम 3 भागों में देखते हैं। अधिकांश या 2/3 हिस्सा हम बर्फ के रूप में ध्रुवों पर पाते हैं, और वो है 2/3 में 3/4 हिस्सा आप कह सकते हैं। 75% जल जो है ध्रुवों पर बर्फ के रूप में है। वहीं 2.5% जल जो है धरातल पर नदी, तालाब, झील, झरना इत्यादि के रूप में हम पाते हैं। वहीं 22.5% जल जो है भौम जल के रूप में या भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है।
तो मुख्यतः ये जो है कि वैश्विक स्तर पर जल का ये जो है कि डिवीजन है, या इस रूप में जल पाया जाता है। फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर हम भारत के संदर्भ में इसको देखने वाले हैं। पहले देखिए, पृथ्वी पर जल कितना है, 71% जल है, यानी 2/3 भाग जल है, और वहीं 29% थल। इस 71% जल को हम दो भागों में बांटते हैं। खारा जल के रूप में 97.5% जल है, और मीठा जल के रूप में 2.5% जल उपलब्ध है। मीठा जल को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें बर्फ के रूप में 75% जल है, और धरातलीय जल के रूप में 2.5% जल है, और भौम जल के रूप में 22.5% जल उपलब्ध है। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, जान लीजिए। मीठा जल का प्रतिशत और धरातलीय जल का प्रतिशत जो है सेम है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप 1-2 बार सिर्फ इनको रिपीट कर लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। हमको ये इसलिए बताना जरूरी था ताकि हम भारत के संदर्भ में इसको समझ सकें। अब आइए हम यहाँ पे बढ़ते हैं थोड़ा सा भारत के संदर्भ में। ये चीजें तो हम देख लिए, अभी तक ये वैश्विक स्तर पर है। अब हम भारत में जाते हैं। कहा जाते हैं, भारत में वैश्विक स्तर पर देखते हैं। वैश्विक स्तर पर मतलब ये जल को हम विश्व लेवल पर देखते हैं कि भारत में क्या हिस्सा है। तो दोस्तों जान लीजिए इसको, मुख्यतः जितना विश्व में जल उपलब्ध है, तो कितना, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि 71% जहां विश्व में जल है, उस जल का भारत को कितना हिस्सा मिलता है। तो जान लीजिए दोस्तों, उस जल का 4% हिस्सा भारत के हिस्से में आता है। तो यहां कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि 71% जल में जो है कि खारा जल भी आता है, मीठा जल भी आता है। हमने कहा कि पृथ्वी पर जितना जल उपलब्ध है उसका 4% जल भारत के हिस्से में आता है। तो यहाँ आपसे अगर पूछ दे इस 4% जल में खारा जल कितना आता है और मीठा जल कितना आता है, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का अधिकांश कहें या फिर कहें पूरी तरह से, कुछ अगर अपवाद छोड़ दे तो वो मीठा जल के रूप में ही है। हम जानते हैं कि भारत में खारा जल का है तटीय राज्यों में पाया जाएगा, ठीक है। और समुद्र, चूंकि 3 हिस्सा जो है वह समुद्र से घिरा हुआ एक तरह से आप पाते हैं, जो दक्षिणी हिस्सा है या पश्चिमी हिस्सा है उस तरह हम देखते हैं वो समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो वहां ज्यादा क्लियर नहीं करना है। ये जल जो 4% है वो मीठा और खारा जल मिलाकर है। इसमें आप लिख लीजिए मीठा प्लस खारा, ये दोनों जल इसमें 4% में आता है। क्लियर हो गया। अब जल हो गया। अगर थल का पूछ दे, पृथ्वी पर जो है कि थल या सूखा भूमि का क्षेत्रफल क्या है या हिस्सा क्या है, तो वह है 29% हिस्सा जो है पृथ्वी पर वह थल के रूप में है, और इस हिस्से का 2.45% जो हिस्सा है वह थल के रूप में भारत के पास मौजूद है। अब जब जल और थल हो ही गया, एक चीज और देख लेते हैं, वह है जनसंख्या। जनसंख्या को देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में 17.5% जनसंख्या, विश्व जनसंख्या का 17.5% जो है कि भारत में पाया जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से, विश्व में जितना जल पाया जाता है उसका 4% जल भारत के हिस्से में आता है, वहीं जितना थल पाया जाता है, जितना भूमि पाया जाता है, उसका 2.45% भारत के हिस्से में आता है, और जनसंख्या चूंकि विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या भारत के हिस्से में आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हमें चाहिए दोस्तों, इसलिए हम चाहेंगे इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि और भी बातें हैं करने के लिए। आइए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि भारत में जल उपलब्धता, क्योंकि इससे भी रिलेटेड प्रश्न हमारे सामने उभर कर सामने आता है। पहले तो इसको हम समझ लें, भारत में कितना वैश्विक जल का कितना % जल हमने देखा, वैश्विक जल का हमने देखा 4% हिस्सा भारत में उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन उपलब्धता मतलब हमारे यूज के लिए जब हम जल का उपयोग करते हैं तो कितना जल हम उपयोग कर पाते हैं या कितना जल मौजूद है,
पर व्यक्ति अगर बांटा जाए तो कितना, या फिर जमीन के हर हिस्से में जितना जल उपलब्ध है उसको अगर औसत में निकाला जाए या एक समान रूप से बांटा जाए तो कितना जल उपलब्ध होता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपसे अगर पूछ दिया जाए जल उपलब्धता को लेकर तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है कि क्रिटिकल बात नहीं है, बल्कि इसमें मुख्यतः दो बातें पूछी जाती है। इसमें देख लीजिए, आपसे पूछ देगा कि 1951 ईस्वी में भारत में जल उपलब्धता कितनी थी, यह प्रश्न पूछ देगा। और दूसरा पूछ देगा जो नवीनतम है, 2011 ईस्वी में भारत में जल उपलब्धता क्या रही है। तो आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि 1951 ईस्वी में भारत में जहां जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर जल उपलब्ध था, वहीं 2011 ईस्वी में जल की उपलब्धता जो है दोस्तों वह 1545 घन मीटर रह गया है। पहले ही कहा था हम सिर्फ मुख्य टॉपिक पर बात करेंगे ताकि जब आप ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव भी सोल्व हो जाए, और जब आप सब्जेक्टिव पर बात करें तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो जल उपलब्ध है उस पर आप क्या जानते हैं, तो आप ये बताएंगे कि आज़ादी के बाद से भारत में जो जल उपलब्धता है वह समय के साथ घटती जा रही है। और क्यों घटती जा रही है ये चीज़ें आप जान रहे हैं कि आज़ादी के बाद भारत की जनसंख्या क्या थी और भारत की परिस्थिति क्या थी, वो चीज़ें आप जान रहे हैं। और आज जो भारत की स्थिति है, खासकर जनाधिक्य इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाले देशों में आ चुके हैं। 1951 में जल की उपलब्धता जो थी वह 5177 घन मीटर, ठीक है, ये आयतन में लिया गया है, घन मीटर जल उपलब्ध था। वहीं 2011 में जो जल की उपलब्धता थी वह 1545 घन मीटर ही रह गया है। अगर यही स्थिति बरकरार रही या इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2025 ईस्वी आते आते, और जब हम वीडियो बना रहे हैं इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, 2-4 वर्ष ही बचा है, यानी 2025 ईस्वी आते आते भारत का अधिकांश हिस्सा जल आक्रांत से जूझ रहा होगा। तो ये चीजें बहुत भयावह तस्वीर पेश करती है कि जिस हिसाब से हम जल का दुरुपयोग करते हैं, और खासकर ये चीजें जान लीजिए, हम जो है कि उपयोग योग्य जल की बात कर रहे हैं, खारे जल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जो है कि अथाह हिस्सा जो है कि खारे जल का है, वहीं 2.5% हिस्सा जो नाम मात्र का है उसकी बात हम कर रहे हैं। 2.5% में भी जो भारत 100% जो जल है संपूर्ण पृथ्वी पर, उसका सिर्फ 4% हिस्सा ही भारत के हिस्से में आता है, उसमें से यह आता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है। दो बातें आपसे पूछेंगे, एक तो आप बता देंगे 1951 ईस्वी में भारत में जल उपलब्धता 5177 घन मीटर था, वहीं 2011 ईस्वी में भारत में जल उपलब्धता 1545 घन मीटर था। अब ये अगर समझ गए, अब आप देख लेते हैं कि जल उपलब्धता भारत में जो, ये तो हो गया एक डाटा हो गया कि क्या स्थिति है। हम भारत में जो जल पाते हैं वो मुख्यतः दो रूपों में पाते हैं। एक क्या पाते हैं, जो है कि हम पाते हैं एक हिस्सा धरातलीय जल के रूप में, और दूसरा हिस्सा क्या हम पाते हैं, भौम जल के रूप में। ठीक है, धरातलीय जल या सतही जल, जिसको भौम जल या इसको भूमिगत जल भी कहते हैं, भूमिगत जल भी कहते हैं। अब इस पर थोड़ी सी बात करें कि भारत में जितना जल है उसको हम मुख्यतः दो रूपों में देखें, धरातलीय जल के रूप में देखेंगे और दूसरा भौम जल के रूप में देखेंगे। इसको भी एक साथ अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो आपसे इसे जो जानकारी पहला हमको जुटाना है कि धरातलीय जल और भूमिगत जल का स्रोत क्या है। ठीक है, स्रोत
तो जान लीजिए धरातलीय जल और भौम जल के स्रोत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो जान लीजिए धरातलीय जल और भौम जल का मुख्य स्रोत वह है वर्षा। क्या है? वर्षा। दोनों का मुख्य स्रोत वर्षा है। अब कैसे वर्षा उसको देखिए। वर्षा में हम जानते हैं कि आकाश से जो पानी डायरेक्ट भूमि को प्राप्त होती है वह किस रूप में हमें प्राप्त होती है? वर्षा के रूप में। तो वर्षा के रूप में जब जमीन पर पानी आएगा तो वो धरातलीय जल का निर्माण करेगा। नदी, तालाब, झरना, झील इत्यादि में यह जल समाहित होता है। ऐसा नहीं है कि यह 100% जल जो है कि धरातलीय जल के रूप में ही होता है। जब वर्षा होता है उसका जो है जान लीजिए दोस्तों 20% हिस्सा जो है वह आकाश में चला जाता है, वाष्पित हो जाता है या वातावरण में विलीन हो जाता है। कुछ हिस्सा जो है वह धरातलीय रूप में चला जाता है या जो है कि भौम जल के रूप में या जो है कि रिस जाता है, वह जमीन के अंदर चला जाता है और अधिकांश हिस्सा वह जो है भूमिगत जल के रूप में मौजूद होता है। देखिए आपसे किस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि वर्षा से जितना जल प्राप्त होता है उसमें मुख्य रूप से याद रखना है कि 20% जल जो है वाष्पित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 20% जल वाष्पित हो गया। तो आपसे अगर पूछ दे कि जितना वर्षा के द्वारा जितना जल प्राप्त होता है उसका अधिकांश हिस्सा कहाँ जाता है, तो आपका जवाब होगा उसका अधिकांश हिस्सा जो है कि भूमिगत जल हमने लिख दिया है, गलत है, इसको धरातलीय जल बोलते हैं। तो अधिकांश हिस्सा धरातलीय जल के रूप में हमारे पास मौजूद होता है। अब हम देखते हैं कि क्या भारत में संपूर्ण हिस्से में धरातलीय जल एक समान उपलब्ध है? नहीं दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि भारत का 2/3 हिस्सा जो है, जो धरातलीय जल है, 2/3 हिस्सा वह 3 प्रमुख नदी श्रेणियों में मौजूद है और वो है श्रेणी आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है। इन 3 नदी तंत्रों में भारत में उपलब्ध संपूर्ण जल का 2/3 हिस्सा यानी लगभग 60% जल इन 3 नदी द्रोणियों में या इन 3 नदी क्षेत्रों में स्थित है। अब आपसे इससे और भी प्रश्न पूछ सकता है कि धरातलीय जल का जो संग्रहण क्षेत्र है या जमा करने का या फिर सबसे ज्यादा जहां पाया जाता है, तो सिर्फ इनमें से अगर इन तीनों में से अगर आपसे पूछा जाए, फिर से ध्यान से सुनिए, कि भारत में जितना जल संसाधन मौजूद है या धरातलीय जल जितना मौजूद है, सर्वाधिक जल क्षेत्र किस हिस्से में आता है? तो आप जब भारत के अपवाह चैप्टर वाले में जब आपने वीडियो देखा होगा तो आप अनुमान लगा लीजिए, हमने गंगा क्षेत्र पर बहुत विस्तार से बात किया था। तो जान लीजिए कि गंगा वाला एरिया जो है जल संग्रहण के मामले में 1 नंबर पर आता है और 2 नंबर पर आता है सिंधु और लास्ट में अंतिम एरिया में आता है ब्रह्मपुत्र। तो इसमें मुख्य रूप से आपसे ये 2 टॉपिक जरूर पूछा जाएगा कि भारत में धरातलीय जल का संग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा किस नदी क्षेत्र में पाया जाता है या किस नदी तंत्र में पाया जाता है, तो वो हो गया गंगा नदी तंत्र। और आपसे प्रश्न पूछ देगा कि सबसे कम जल संग्रहण क्षेत्र किस नदी एरिया में पाया जाता है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि ऐसा क्यों होता है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा या फिर भारत में सबसे चौड़ी नदी के रूप में अगर किसी को देखा जाता है तो वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। और इसमें नदी का बहाव इतना ज्यादा है कि वह जितनी तेजी से भारत में आती है वो उतनी तेजी से भारत से बाहर भी चली जाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए चाइना के हिस्से से जब वो भारत में प्रवेश करती है उतना ही तेजी से वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए यह नदी जो है अपने जल को ज्यादा देर तक भारत में रोककर नहीं रख पाती है और इसलिए इसका संग्रहण क्षेत्र जो है कम होना गया है। तो यहाँ तक इतनी ही बातें हमको जाननी है मुख्य रूप से। ठीक है,
अब हम आते हैं कि भौम जल पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, भौम जल, धरातलीय जल क्लियर हो गया। भौम जल पर देखते हैं इसका। जैसा कि हमने देखा कि भौम जल या भूमिगत जल का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो जैसा कि हमने देखा धरातलीय जल का भी मुख्य स्रोत वर्षा है, भूमिगत जल का भी स्रोत वर्षा है। आप कहेंगे वर्षा से तो जमीन पर पानी आती है, तो भूमि के अंदर कैसे जाती है? तो इसमें जान लीजिए कि भूमि में जो है कि महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं। जो मिट्टी में जो छिद्र पाया जाता है उस छिद्र से रिस रिस कर, इसका क्या जवाब होगा? वर्षा जल का जो रिसाव होता है उस रिसाव से भूमिगत जल का निर्माण होता है। उस ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वर्षा जल के रिसाव से ही होता है, जो आपका सतही जल है, धरातलीय जल है, उसके भी रिसाव से भूमिगत जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो मुख्यतः इसका क्या जवाब हो गया कि भौम जल का मुख्य स्रोत क्या हो गया? वर्षा जल और सतही जल के रिसाव के द्वारा। अब इससे जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भौम जल का सबसे अधिक उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है? इससे क्या पूछा जाता है कि भौम जल का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? सर्वाधिक उपयोग किन किन राज्यों में होता है? तो एक चीज यहां पर क्लियर कर लीजिए कि जहां पर भूमिगत जल सबसे अधिक मात्रा में या कम गहराई में पाया जाएगा वहां पर इसका उपयोग ज्यादा होगा, और जहां पर कम पाया जाएगा वहां पर इसका उपयोग कम किया जाएगा। तो जैसा कि हमने धरातलीय जल पर हमने बात किया कि सबसे अधिक एरिया या सबसे अधिक क्षेत्रफल पर या सबसे अधिक जल संग्रहण क्षेत्र कहाँ हमने देखा? उत्तर भारत ने देखा। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर भारत में भौम जल का स्तर भी अधिक होगा अपेक्षाकृत दक्षिणी भारत के। तो उत्तरी भारत पर जो सबसे अधिक कृषि कार्य करने वाले राज्य है वहां पर सबसे अधिक भौम जल का उपयोग होता है। उनमें से आप किस किस राज्य को काउंट करेंगे दोस्तों? भौम जल का उपयोग सबसे ज्यादा होता है पंजाब में, उसके बाद आता है हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। ठीक है, वही सबसे ज्यादा उपयोग इन राज्यों में हो गया। आपको इनमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग करने वाले इन 4 राज्यों को आप याद रखेंगे। वहीं अगर सबसे कम उपयोग वाले राज्य की बात हो, सबसे कम उपयोग इस जल का यानी भौम जल का सबसे कम उपयोग करने वाले कौन से राज्य हैं? तो जब आप जाने कि उत्तर भारत का सर्वाधिक राज्य या सर्वाधिक हिस्सा भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कर लेता है, और दक्षिणी भारत का अपेक्षाकृत जो तटीय राज्य है, अब ध्यान रखिएगा तमिलनाडु इस सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्यों में आता है। इसके अलावा जो राज्य है, तटीय राज्य है, वो राज्य खासकर इसका भौम जल का कम उपयोग कर पाता है। तो उनमें कौन कौन सा राज्य आता है उसमें हम देख लेते हैं। उनमें आता है केरल, छत्तीसगढ़, ओडिशा इत्यादि राज्य इस श्रेणी में आता है। फिर से क्लियर कर लीजिए, भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्य आते हैं। वहीं सबसे कम उपयोग करने वाले यानी भौम जल का, भूमिगत जल का सबसे कम उपयोग करने वाले राज्यों में केरल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इत्यादि राज्य आते हैं, यानी दक्षिण भारत के राज्य खासकर इसमें आते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई इनका उपयोग को लेकर। अब आपसे अगर पूछ देगा कि जल का उपयोग कहां और कैसे किया जाता है उसको हम देखते हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब मुख्य बात जो है वो हम देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में जल का उपयोग किस तरह किया जाता है। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। इस पर बहुत लंबी चौड़ी डाटा याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप इनको आराम से याद कर सकते हैं।
अब भारत में जल जो है मुख्यतः दो कामों में उपयोग किया जाता है। कौन कौन सा काम देख लेते हैं। सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है, कृषि में, और 2 नंबर में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है उद्योग में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। भारत में जो जल का उपयोग किया जाता है मुख्यतः कृषि में इसका उपयोग होता है। अब ध्यान रखिएगा, हम जो जल का उपयोग की बात किए हैं इसमें सतही जल और जो भूमिगत जल है दोनों की बात हो रही है। तो हम उसको दोनों रूपों में देखेंगे कि कृषि में या उद्योग में धरातलीय जल का कितना उपयोग हो रहा है और भूमिगत जल का कितना उपयोग हो रहा है। इसको हम एक डाटा से समझने का प्रयास करेंगे। अब ये इसमें हम देखेंगे धरातलीय जल को देखेंगे और दूसरा देखेंगे भौम जल को, यानी भूमिगत जल का देखेंगे कि कृषि में कितना उपयोग होता है और उद्योग में कितना उपयोग होता है। तो ध्यान से देखिए, इसको आप लॉन्ग भी बना सकते हो। तो कृषि में धरातलीय जल का जो है दोस्तों वह 89% उपयोग होता है। फिर से, कृषि के लिए धरातलीय जल या सतही जल का 89% उपयोग होता है, वहीं भौम जल का 92% जल उपयोग होता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, क्योंकि हर जगह धरातलीय जल समान रूप से मौजूद नहीं है और धरातलीय जल को नहर के द्वारा, नाली के द्वारा हर जगह पहुंचाने में जितनी परेशानी होती है उससे कहीं आसान होता है भूमिगत जल को उपयोग में लाना। उसमें क्या होता है कि आप पंप लगाइए, बोर गड़ाइए, जैसे भी हो, उससे आप जल को आसानी से ऊपर ला सकते हैं। इसलिए आप कृषि में धरातलीय जल की अपेक्षा भूमिगत जल का उपयोग सबसे ज्यादा पाते हैं। तो क्लियर हो गया, कृषि में धरातलीय जल का कितना परसेंट यूज होता है, 89%। भूमिगत जल का कितना उपयोग होता है, 92%। 2 नंबर पे हमने क्या देखा, उद्योग में। उद्योग में धरातलीय जल का मात्र 2% उपयोग होता है, वही भूमिगत जल का दोस्तों 5% यूज होता है। इस तरह यह डाटा हो गया। फिर से देख लीजिए, यह डाटा आपको कई सारी समस्याओं से बचाने का प्रयास करेगा। फिर से देख लीजिए, भारत में जल का उपयोग मुख्यतः 2 रूपों में होता है, कृषि के रूप में, दूसरा आता है उद्योग के रूप में। कृषि में 89% जल का उपयोग होता है जो धरातलीय जल है, वहीं कृषि में भौम जल का 92% जल उपयोग होता है। उद्योग में वही धरातलीय जल का उपयोग जहां 2% है, वहीं भौम जल का उपयोग 5%। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हमने जल संसाधन का वैश्विक स्तर पर भारत के संदर्भ में हमने देखने का प्रयास किया। इस वीडियो में बस इतना ही, कुछ और बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे।